हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हमने करी थी वो करी थी ऑडिट ऑफ बैंक्स की। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का ही, कंटिन्यू वही करेंगे। अच्छा, इसमें लास्ट क्लास में वी हैड जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द एनजीओज। एनजीओज का ऑडिट कैसे होता है, उसके अलावा अगर हम बात करें सोल ट्रेडर की या फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है, तो क्या क्या बातों का ध्यान में रखना होता है ऑडिटर को, उस चीज के बारे में डिस्कशन किया था। अच्छा, आज जो डिस्कशन होगा वो होगा एलएलपी का। ठीक, अब आपको हमें ये बताना है कि एलएलपी में बेसिकली कैसे ऑडिट करना होगा, क्या क्या स्टेटमेंट्स सबमिट होते हैं, ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, पार्टनर्स के बीच में कैसे अग्रीमेंट होता है, ये सारे डिस्कशंस आज की क्लास में होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एलएलपी होती क्या है। पार्टनरशिप फर्म के बारे में सबने सुना है, लेकिन एलएलपी के बारे में अभी किसी को इतना आइडिया नहीं है। तो एलएलपी होता क्या है वो देख लेते हैं। बेसिकली एलएलपी, अगर हम नाम से जाएं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो एलएलपी एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें सम और ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, as the name suggests, whether it be some partners or even all the partners। ठीक है, एलएलपी के केस में one partner is not responsible or liable for another partner's misconduct or negligence। नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, अगर नहीं तो लिमिटेड तो होती ही होती है। तो एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले देखिए, एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू दी एक्सटेंट वो दूसरे पार्टनर के नेग्लिजेंस या कोई वायलेशन हो रहा है उसके लिए लाइबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो पार्टनरशिप में लाइबिलिटी सब पार्टनर्स की जॉइंट एंड सेवरल होती है। सेवरल होती है, जॉइंट एंड सेवरल होती है। हर पार्टनर क्योंकि एज अ फर्म को रिप्रेजेंट करता है, उसके बिहाफ पे कोई काम करता है, कोई एक्शन लेता है, तो उसकी लाइबिलिटी जो है दूसरे पार्टनर पर भी अराइज हो सकती है, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। तो एलएलपी में देखिए, एनुअल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी हर एक एलएलपी को रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है एवरी ईयर। एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है जिसको बोलते हैं अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। ये इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है जो कि हर एक एलएलपी फाइल करती है रजिस्ट्रार को एवरी ईयर, क्योंकि एलएलपी को अपने एनुअल अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। और जो अकाउंट्स होते हैं एलएलपी के वो ऑडिट होते हैं एज पर रूल 24। इस रूल के हिसाब से अगर टर्नओवर एलएलपी का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपीस एक्सीड नहीं करता है, 40 लाख रुपीस, या फिर जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है वो 25 लाख रुपीस एक्सीड नहीं करता है, तो अकाउंट्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। यानी कि टर्नओवर की जो लिमिट है वो है 40 लैक्स और कंट्रीब्यूशन की जो लिमिट है दैट इज 25 लैक्स। तो अगर टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है या कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा है तो इसका मतलब ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, उल्टी भाषा में कहें तो डज नॉट एक्सीड, अगर एक्सीड नहीं करता है तो ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। पार्टनर्स के ऊपर होता है एलएलपी के कि उन्हें अकाउंट्स एलएलपी के ऑडिट कराने हैं कि नहीं कराने हैं, ये चीज पार्टनर्स के ऊपर होती है। कोई मैंडेटरी इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, देखिए, ये लिमिट तो है टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन की, लेकिन अगर एलएलपी का टर्नओवर मान लीजिए 25 टू 30 लाख है, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करें कि ऑडिट कराओ तो करा सकते हैं, लेकिन रूल को देखना होगा। फिर ये देखो, या तो कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो, क्योंकि ऑडिट तभी होगा जब रूल के अकॉर्डिंग, रूल देखना बहुत जरूरी है, रूल के बिना नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अपने को यहाँ पे
इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स की बात करी है कि इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स देखिए डिफिकल्ट होता है असेस करना, एलएलपी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप के ऊपर, ठीक है। कमर्शियल रिस्क कितना जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है। तो इंश्योरेंस की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एलएलपी की साइज और टाइप और नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे बात करी है कि क्या क्या फाइलिंग होती है आरओसी को। अभी मैंने बताया एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी के बारे में, लेकिन एलएलपी को एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है फॉर्म 11 में। किसमें? फॉर्म 11, ठीक है। तो फॉर्म 11 प्रिस्क्राइब्ड है इसके लिए 60 डेज के अंदर अंदर ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड हो रहा है 2018 सॉरी 2019-20 का, मान लीजिए उसके 60 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, एनुअल रिटर्न फाइल होता है फॉर्म 11 में। और ये एनुअल रिटर्न पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल हो सकता है, लेकिन कुछ फीस देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। किसी को अगर एनुअल रिटर्न देखना है, मान लीजिए पब्लिक को, अब कोई ऐसा क्रेडिटर प्रोस्पेक्टिव है या बैंकर है जिसको एसोसिएट होना है एलएलपी के साथ, बिजनेस बढ़ाना है, अपने ट्रांजैक्शंस बढ़ाने हैं, तो उस केस में वो एनुअल रिटर्न को देख सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार को कुछ फीस देनी पड़ेगी। ऑल्सो एलएलपी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी भी जमा करनी पड़ेगी, किसमें? फॉर्म 8 में, जो कब फाइल होगी? 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स द फाइनेंशियल ईयर टू विच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रिलेट्स। समझने की कोशिश करिएगा क्या लिखा है। Within a period of 30 days from the end of 6 months। पहले जो फॉर्म 11 सबमिट हो रहा है वो हो रहा है विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 2020 को। अब यहाँ से 60 डेज गिनेंगे हम लोग, है ना। तो 60 डेज कैसे गिनेंगे? देखिए, अब अप्रैल के 30 दिन, ठीक है, और मई के 31 डेज, तो 61 हो जाएगा, तो 30 डेज हो गए मई के, ठीक। तो उस हिसाब से 30th में एक तरह से देखा जाए तो डेट निकल के आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी की बात करें तो इसके लिए लिखा है फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर को वो रिलेट कर रहा है, मान लीजिए 19-20 फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है। अब इसमें लिखा है फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स द फाइनेंशियल ईयर टू विच स्टेटमेंट रिलेट्स। तो 6 महीने कब एंड हो रहे हैं? अगर आप मार्च एंड से गिने, 31 मार्च से अगर आप कैलकुलेट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को एंड हो रहे हैं 6 महीने। अब 30 सितंबर से लेके विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी कि 31 अक्टूबर, अक्टूबर ही तो देखेंगे ना हम लोग, 31 अक्टूबर तक ये स्टेटमेंट फाइल हो सकता है, 31 अक्टूबर तक, ठीक है। अब इसके अलावा क्या लिखा है? इसके अलावा ये लिखा है कि रजिस्ट्रार के पास पावर होगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। मान लीजिए कुछ हमें कोई पार्टनर से या एम्प्लॉय है एलएलपी का, उससे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको समन देना है, समन मतलब बुलाना है अपने ऑफिस में किसी भी पार्टनर को, एम्प्लॉय को, किस लिए? अगर कोई इंफॉर्मेशन जो भी उसे फर्निश हुई है रजिस्ट्रार को, आरओसी को, वो इनकम्प्लीट है या वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो इंफॉर्मेशन मंगाना या समन बेसिकली ऑर्डर करना पार्टनर को या एम्प्लॉय को, इसकी पावर पूरी पूरी आरओसी के पास रहती है, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे मेंशन्ड है, एज सच इतना कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है एलएलपी के। सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, पार्टनर कौन है और अगर कोई चेंजेस हुए, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न। इंस्पेक्शन की फीस लगती है 50 रुपए, और सर्टिफाइड कॉपी अगर चाहिए डॉक्यूमेंट की तो 5 रुपए पर पेज लगते हैं।
देखिए आरओसी की साइट होती है, ठीक है, तो उस पे ना एलएलपी को लेके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, देखना है ना बैंकर को, लेंडर को, किसी भी स्टेक होल्डर को, तो वो आराम से देख सकता है फीस पे करने के बाद। और प्रोविजंस ये भी कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न सारे फाइल हो विद इन दी टाइम स्पेसिफाइड। जो अभी हमने टाइम जिस बारे में बात की 60 डेज 30 डेज, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होने चाहिए, नहीं तो एडिशनल फी लगती है, ठीक है। एडिशनल फी लगती है अप टू 300 डेज अगर ड्यू डेट के बाद डॉक्यूमेंट्स फाइल हो रहे हैं तो, और नहीं तो प्रोसिक्यूशन एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बारे में यहाँ बात लिखी हुई है। और इसके अलावा देखिए क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा एलएलपी में, कभी भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले पहले अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, या फिर हर फाइनेंशियल ईयर के एटलीस्ट 30 दिन पहले। कब से, टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि देखिए अब एलएलपी फॉर्म हुई मान लीजिए 18-19, ठीक है, 18-19 फाइनेंशियल ईयर में एलएलपी फॉर्म हुई, तो ये हुआ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च 2019 तक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये कहता है एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर 2019-20 के लिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है तो इसमें 30 दिन पहले, यानी कि फाइनेंशियल ईयर अगर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब हो जाना चाहिए, इससे 30 दिन पहले, ठीक है, 28 फेब, ठीक, 30 दिन पहले ही तो माना जाएगा ना ये। फिर कैजुअल वैकेंसी को अगर फिल करना है, ऑडिटर मान लीजिए अगर रिजाइन कर गया बेसिकली, या डेथ के केस में, तो कैजुअल वैकेंसी फिलअप होगी। और उसके अलावा अगर रिमूव कर दिया है तो उस केस में भी कैजुअल वैकेंसी फिल होगी। ये 2 पॉइंट्स तो कैजुअल वैकेंसी के हैं। और अगर देखिए वैसे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही अपॉइंट करते हैं एलएलपी के, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं तो बाकी पार्टनर्स अपॉइंट कर सकते हैं। एलएलपी में बेसिकली डिफाइंड होता है कि कौन कौन सा डेजिग्नेटेड पार्टनर है, कौन कौन से पार्टनर्स है। बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास ज्यादा कंट्रोलिंग पावर अथॉरिटीज रहती हैं एलएलपी को मैनेज करने के लिए, एलएलपी को रन करने के लिए। और बुक्स एंड अकाउंट्स भी एलएलपी को मेंटेन करने पड़ेंगे। किस तरह से, जो भी पैसा उन्हें रिसीव हो रहा है, खर्चा कर रहे हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में, फिर असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट्स, और कोई भी पर्टिकुलर्स जो पार्टनर्स डिसाइड करें। अब यहाँ बात करिए कि ऑडिट की नीड क्या है। ऑडिट की नीड ये है कि भाई एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट हो पाते हैं, हर बार की तरह सब में ये कॉमन चीज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई होते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं पार्टनर्स के बीच में तो वो सेटल हो सकते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मनी लेंड या लोन फाइनेंस तभी करते हैं जब ऑडिटेड अकाउंट्स वो चेक करते हैं। पीरियोडिकली विजिट कर सकता है ऑडिटर, उससे एलएलपी का मैनेजमेंट पता चलेगा, इंटरनल कंट्रोल। फिर अगर पार्टनर्स का एडमिशन, डेथ या रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी हो रही है तो ऑडिटेड अकाउंट से हेल्प काफी मिल जाती है उनका सेटलमेंट करने के लिए। अब रही बात ऑडिटर की क्या ड्यूटी है। देखिए सबसे पहले तो उसे डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए कि वर्क उसे परफॉर्म करना है। अगर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं तो स्कोप ऑफ ऑडिट कैसे डिफाइन होगा, उस हिसाब से वो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कैसे दिखेगा। उसके अलावा ऑडिटर मेंशन करे कि फर्म के रिकॉर्ड्स करेक्ट एंड रिलायबल हैं, और क्या उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिली, क्या उस पे उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाया गया। मेनली ऑडिट के टाइम पे, इंटरोगेशन के टाइम पे ऐसा तो नहीं कि उसे हो सकता है कि किसी तरह के लिए कोई इंफॉर्मेशन उसने डिमांड करी, रिक्वायर करी और उसे नहीं मिली। और सारे एलएलपी के एग्रीमेंट्स रीड करें, उसमें देखें नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कितना कितना कैपिटल लगाया है पार्टनर का, इंटरेस्ट क्या है, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है, ड्रॉइंग्स कितनी कर सकते हैं, अगर सैलरी या कमीशन पे होनी है पार्टनर्स को तो वो कितनी कितनी होनी चाहिए,
एलएलपी के बोरोइंग पावर्स क्या हो, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हो, सेटलमेंट के मेथड क्या हो, कोई लोन एडवांस दिया है पार्टनर ने तो वो भी, पार्टनर भी लोन देते हैं ना फर्म को या फिर एलएलपी को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है। और अगर पार्टनर मिनट बुक मेंटेन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मीटिंग्स होती है तो मिनट बुक्स भी मेंटेन होती है, तो उसको भी चेक किया जाए, ऑडिटर उसे भी चेक करे। तो ये है पूरा एलएलपी का जो आज मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इसके बाद जो टॉपिक है ना, दैट इज अबाउट ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अभी हम लोग ने एनजीओ पढ़ा था उस दिन, आज हम पढ़ रहे हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से मैटर्स पे ही फोकस करना होता है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंडर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ है उसको वेरीफाई करना कि इंस्टीट्यूशन जो है जिस हिसाब से लॉ के अंडर में डिसाइड हुआ था उस हिसाब से मेंटेन हो रही है, मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके सारे इंटरनल कंट्रोल्स देखना, इनकम चेक करना, डिटेल में कितना कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो जाहिर सी बात है डोनेशंस वगैरह रिसीव होते ही होंगे, ठीक। अब देखिए अगर आप पूछें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, किसमें किसमें, चैरिटेबल में और एनजीओ में, क्योंकि हमने एनजीओ में भी पढ़ा था कि उसमें ट्रस्ट भी कवर होते हैं, सोसाइटी भी कवर होती है, सेक्शन 8 कंपनीज भी कवर होती है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अलग से क्यों। देखिए एनजीओ का क्या बेसिकली मोटिव था, एनजीओ एक तरह से गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट काम करती है और वो ब्रॉड है, एनजीओ का टर्म ब्रॉड है, उसमें सोसाइटी भी कवर होती है, ट्रस्ट भी कवर होता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी कवर होती है, ठीक है। गवर्नमेंट फंड्स पे दे रिलाय, लेकिन हमेशा नहीं, डोनेशन मिलता है, ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से तो उस पे वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक तरह से पार्ट है एनजीओ का, उनके भी गोल कैसे होते हैं, उनके भी गोल होते हैं पब्लिक को बेनिफिट करना, फिलैंथ्रोपिक होते हैं वो, और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, इस तरह से ही उनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो एक तरह से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा नैरो है, वो पार्ट बन जाएगा एनजीओ का, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब अगर इसमें हमें ऑडिट करना होगा तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस का होगा, कितना कितना डोनेशन मिला, ठीक है। और एनुअल अगर किसी की मेंबरशिप होती है तो एनुअल है, किसी की लाइफ टाइम है, फिर रिसीट्स जो इशू हो रही हैं, ठीक है, तो ऑफिशियल रिसीट्स जो इशू हो रही हैं उसमें कंफर्म करना कि कंट्रोल इम्पोज हुआ है कि नहीं, फिर पूरी रिसीट बुक्स लेना, टेस्ट चेक करना, काउंटर फॉइल्स एक तरह से स्लिप्स होती हैं, कैश बुक से चेक करना, कोई कैंसिल रिसीट्स हैं तो उसे स्पेशली देखना, पूरे लिस्ट चेक करना सब्सक्रिप्शंस की। सबसे पहले आप ऑडिट करने जाओगे अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का तो वहां पूरी एक लिस्ट मंगवाओगे, कितने कितने सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, उस हिसाब से फिर आप क्रॉस चेक करोगे उनकी कैश बुक से, बैंक स्टेटमेंट से, और जो वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। फिर जो भी रिसीट्स इशू हुई होंगी उसकी जो बेसिकली कार्बन कॉपी वो अपने पास रखते हैं उससे आप वेरीफाई करेंगे। इंटरनल चेक कैसे चेक होगा, इंटरनल चेक मतलब कैसे असेस कर पाएंगे कितना मनी रिसीव हुआ, बॉक्स कलेक्शन से, जो वो बॉक्सेस लगाते हैं ना अपने इवेंट्स में, डोनेशन बॉक्स फ्लैग डेज में, फिर ऑफिशियल रिसीट्स इशू हुई है कि नहीं, तो इस तरह से चेक करना है कि कितना टोटल सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन है जो रिपोर्ट्स में है और जो उनके कैश बुक में दिखा रहा है या बैंक स्टेटमेंट में दिखा रहा है, क्या वो रिकनसाइल्ड है कि नहीं है, ठीक। फिर लेगेसीज चेक करनी होती है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कोई ऐसी फिगर है, अलग इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ना प्रॉपर बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है कि कौन कौन से चेकिंग किन किन एरियाज की स्पेसिफिकली करनी है, जैसे डोनेशंस हो गए, लेगेसीज, ग्रांट्स हो गई। ग्रांट्स के लिए मिनट बुक्स भी चेक करनी होंगी, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो, एनजीओज में कोई भी हो, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी, सब में मीटिंग्स होती हैं, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, मिनट बुक्स प्रिपेयर होती हैं। तो कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, फिर सर्टिफिकेट लेना ऑफिशियल से जहां से आपको ग्रांट मिल रहा है, जिस ट्रस्ट को, जिस इंस्टीट्यूशन को ग्रांट मिल रही है।
इसके अलावा है इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है, कितना डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट सिक्योरिटीज पे, फिर एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट अगर बेची गई है, क्यूमुलेटिव होता है, कम डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव, एक्स इज एक्सक्लूडिंग, कितना। अब देखिए डिविडेंड रिसीव हुआ है उसे कंपेयर करना है शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी तो देखा जाएगा ना, उस हिसाब से पूरा रिकनसाइल करना होगा कि कितना रिसीव हुआ, कितना इन कैश में है, उसके बाद कितना बुक्स में दिखा रहा है, कितना एक्चुअल में सिस्टम पे है, रिपोर्ट्स पे है। फिर रेंट, टेनेंसी अग्रीमेंट्स होते हैं, रेंट अग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें कितना अमाउंट ऑफ रेंट है, ड्यू डेट्स कितनी है, रेंट बेसिकली जो अग्रीमेंट है वो कितने पीरियड के लिए है, वैलिड है, मतलब कितने टाइम के बाद रिन्यू होगा। और अगर स्पेशल फंक्शंस हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, तो उनकी ग्रॉस रिसीट्स, आउटगोइंग्स चेक करना, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितनी इनकमिंग हो रही है। फिर इनकम टैक्स कितना कितना डिडक्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट इनकम से, ठीक है, एफडीआरस में जैसे होता है टीडीएस डिडक्ट होता है। फिर अगर रिफंड हो रहा है इशू, तो वो रिफंड किस हिसाब से, मतलब प्रॉपरली इशू हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि वेयर इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम इट शुड बी सीन दैट अ रिफंड हैज बीन ऑब्टेन्ड, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट होगा तो रिफंड भी क्लेम हो ही जाएगा, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, दे आर ऑलरेडी एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो उनका टैक्स जीरो निकल के आता है, तो रिफंड को भी वाउच करना होगा। फिर क्लेम्स जो है उनका कैलकुलेशन चेक करना। अब ये तो हो गई इनकम की बात। एक्सपेंडिचर में जो ग्रांट पे करेंगे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से अपने नेम पे, सिक्योरिटीज जो होल्ड करे हुए हैं वो, ठीक है, इन्वेंट्रीज हो गई, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो गई, कैश एंड बैंक बैलेंसेस हो गए, और अगर कोई फंड कंट्रीब्यूट किया है किसी पर्पस के लिए, मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके ऑब्जेक्टिव से जो बेसिकली मैच करता है, या फिर कोई ऐसे जैसे फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए, चैरिटी के लिए, या मान लीजिए जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कैंप लगाया, तो वो सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब रही बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑडिट की। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑडिटर अगर जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑडिट शुरू करने से पहले, स्कूल कॉलेज का ऑडिट शुरू करने से पहले, सबसे पहले वहां पे वो फिजिकली विजिट करेगा, वहां के रेगुलेशंस एग्जामिन करेगा, फिर ट्रस्ट डीड भी देखेगा। पहली बार ऑडिट अगर स्टार्ट करने जा रहा है कोई भी ऑडिटर, तो रेगुलेशंस देखे बगैर कैसे ऑडिट कर सकता है? वो तो सही बात है ना, अकाउंट्स में तो सिंपली एकदम डायरेक्टली घुस नहीं जाएगा, सबसे पहले तो रेगुलेशंस को रेफर करेगा ना, फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स देखेगा, रेजोल्यूशंस कौन कौन से पास हुए हैं, कोई इंटरनल ऑडिट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट देखेगा, उसके बाद फिर वो मेन ऑडिट पे आएगा। अकाउंट सेक्शन में फी रजिस्टर चेक करना, कैसे फी कलेक्ट होती है, किस हिसाब से कैलकुलेट होती है, हर मंथ की किस टर्म की, क्वार्टरली जाती है, मंथली जाती है, रजिस्टर्स कैसे हैं, कितनी रिसीट्स चेक करेगा जो बेसिकली स्टूडेंट्स को इशू हुई हैं। उसके बाद ही तो फी चेकिंग होगी ना, जब ट्रस्ट डीड और रेगुलेशंस देख लिए जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, पूरा स्कूल के ऑडिट को लेके पूरा, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हम बहुत अच्छे से आराम आराम से करेंगे, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स। अब देखिए ये जितने भी टॉपिक्स आएंगे इसमें आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि इसका क्या मतलब है या इस टर्म का क्या मतलब है, सीधा आपसे ये डिस्कशन होगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट अगर करना है तो क्या क्या स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। तो अगर आपको लर्निंग में दिक्कत हो रही है तो एक एक टॉपिक उठाइए, उसको इमेजिन करिए। सबसे पहले अगर हम स्कूल का ऑडिट कर रहे हैं तो स्कूल के ऑडिट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डीड चेक करेंगे ना, उनके अग्रीमेंट्स देखेंगे, उनके स्कूल के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उसे पढ़ेंगे, उसे स्टडी करेंगे, उसके बाद हम ऑडिट में घुसेंगे, फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, फिर हम अकाउंट सेक्शन का ऑडिट करेंगे।
और स्कूल में जो मेन रेवेन्यू होता है, देखिए जो मेन रेवेन्यू होता है उस पे आप इमेजिन करके सोचिए, जो मेन रेवेन्यू है वो फी से होता है, स्टूडेंट से जो फीस ली जाती है। तो फी का ऑडिट करना, स्कूल के मेन खर्चे क्या होते हैं, टीचर्स की सैलरीज हो गई या फिर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, और जो भी वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन मेन इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होती है, डिविडेंड इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उस मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है फी। ठीक, तो ऐसे इमेजिन करके आपको जब धीरे धीरे आप वो पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट पढ़ोगे तो आपको समझ आने लगेगा, डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड यस, डू रिवाइज द टॉपिक्स ऑन अ डेली बेसिस सो दैट इट इज easy to ponder them at the last moment। ठीक है, एकदम पाइल अप मत करके रखिएगा। दिस इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू।